सो लेज़र सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे लेज़र्स फॉर पिगमेंटेशन, जिसकी इनिशियल फिजियोलॉजी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अब हम डिस्कस करेंगे पेशेंट सिलेक्शन पे, पेशेंट की प्रेपरेशन कैसे करनी है, फिर हमने टेक्निक किस तरह से यूज़ करनी है और पोस्ट प्रोसीजरल केयर क्या है और फिर क्या इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इफ़ यस तो इसको हमने मैनेज कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी है। आपने पेशेंट को देखना है कि उस पेशेंट में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कीलॉइड फॉर्मेशन की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई आइसोट्रेटिनॉइन या इस तरह की मेडिकेशंस तो नहीं यूज़ कर रहा, बिकॉज आइसोट्रेटिनॉइन से पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं है कि पेशेंट की इजी ब्रूजेबिलिटी हो रही हो या पेशेंट की वूंड हीलिंग प्रॉपर ना हो या कोई ब्लीडिंग डायथिसिस की हिस्ट्री है। तो इन सारी कंडीशंस में यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। आफ्टर प्रॉपरली सिलेक्टिंग द पेशेंट आपने उससे इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लेनी है। और अगर कोई पेशेंट अब रिसेंटली टैन होके आया है, जैसे प्रीवियसली वो टैन नहीं था बट रिसेंटली वो कोई ऐसे ट्रिप से आया है जिसमें उसकी टैनिंग हो रही है, तो यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 4 वीक की टैनिंग खत्म हो जाए। फिर इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपने प्रोसीजर को सेव कर सकते हैं, यानी प्रोसीजर से बाद वाली कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। उनमें नंबर 1 तो सनब्लॉक का यूज़ है। आपने पेशेंट को स्ट्रिक्टली एडवाइस करना है कि प्री प्रोसीजर भी सनब्लॉक को रिलीजियसली यूज़ करे सो दैट पिगमेंटेशन आने के चांसेस कम हो। दूसरा, आप टॉपिकल ब्लीचिंग एजेंट्स यानी हाइड्रोक्विनोन अप्लाई करवा सकते हैं। आप अपने प्रोसीजर के 1 मंथ पहले पेशेंट को हाइड्रोक्विनोन एडवाइस कर दें और उसे एडवाइस कर दें कि 1 वीक बिफोर द प्रोसीजर he or she should be discontinuing the hydroquinone। और पोस्ट प्रोसीजर 4 to 5 डेज के लिए आप टॉपिकल माइल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेस्क्राइब कर सकते हैं जस्ट टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन। उसके बाद आती है पेशेंट की टेक्निक। अब पेशेंट को आपने सेफ्टी गॉगल्स लाजमी पहनाने हैं, क्योंकि ये लेज़र मेलानिन को टारगेट कर रही है, तो आपका कॉर्निया और आपका जो रेटिना है दैट आल्सो कंटेन पिगमेंट एपिथेलियम। सो आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि ऐसे सेफ्टी गॉगल्स हों जिसका कॉन्टेक्ट पेशेंट की आइज़ के साथ प्रॉपर हो। और अगर आपने कोई पेरी ऑर्बिटल एरिया ट्रीट करना है तो उस केस में आपने कॉर्नियोस्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं जो कि मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं। So, सेफ्टी ऑफ द पेशेंट एंड सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि पेशेंट आपके क्लिनिक में विदाउट मेकअप आए, या अगर उसने मेकअप अप्लाई किया हुआ है तो इट शुड बी टोटली एंड 100% रिमूव्ड बिफोर द प्रोसीजर। आप पेशेंट के स्किन को अल्कोहल स्वैब से वाइप कर सकते हैं, लेकिन उस केस में अल्कोहल शुड बी टोटली एवेपोरेटेड बिफोर द प्रोसीजर। वैसे तो लोकल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्टिल अगर आप टैटूज़ को ट्रीट कर रहे हैं तो समटाइम्स लोकल एनेस्थीसिया इज़ रिक्वायर्ड, यानी इन द फॉर्म ऑफ टॉपिकल एनेस्थीसिया। और टॉपिकल एनेस्थीसिया की एफिकेसी को बढ़ाने के लिए आप ऑक्लूजन कर सकते हैं या फिर आप हॉट टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम एशियन स्किन्स को ट्रीट करते हैं तो हमने फ्लुएंस को कम रखना है और वेवलेंथ को ज़्यादा रखना है, यानी हमने लो फ्लुएंस और हाई वेवलेंथ पे ट्रीट करना है सो दैट हमारी एपिडर्मिस जो है उसकी इंजरी को मैक्सिमम प्रिवेंट किया जा सके। सो अगर हम इन केस हम मेलास्मा की बात करते हैं तो क्यू स्विच 755 नैनोमीटर एलेक्जेंड्राइड टाइप ऑफ लेजर या फिर क्यू स्विच एंटी 1064 nanometer laser are better than the Q-switch 532 nanometer। और अब हमारा एंड पॉइंट क्या है, थेराप्यूटिक एंड पॉइंट क्या है। जब हम लेज़र करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेज़र इफेक्टिव हो गई है या नहीं। जब हम लेज़र करते हैं तो थेराप्यूटिक एंड पॉइंट इज़ द ग्रेइंग ऑफ द लीजन। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड पॉइंट है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लर्न करना और जिसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वो ग्रेइंग अचीव नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि हम सब थेराप्यूटिक एनर्जी दे रहे हैं और सब थेराप्यूटिक एनर्जी से मेलानोसाइट्स को एक एनर्जी मिल जाती है एंड दे गेट स्टिमुलेटेड और उससे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो आपने स्लाइड ग्रेइंग अचीव करनी है विदाउट एक्चुअली डैमेजिंग द एपिडर्मिस, यानी आपने ऐसी एनर्जी अचीव नहीं करनी जिससे ब्रूजिंग या बर्न्स हो जाएं। सो आप टेस्ट पॉइंट्स पे डिफरेंट एरियाज पे जैसे हिडन एरियाज पे टेस्ट पॉइंट दे सकते हैं। Slight graying should be achieved without actually damaging the epidermis। So इस टेक्निक से आप लेज़र परफॉर्म करेंगे और लेज़र परफॉर्म करने के बाद वैसे तो ये मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलानोसाइट्स करती है, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ फोटोथर्मल इफेक्ट एज वेल, जिसकी वजह से हीट इंड्यूस होती है। और एशियन स्किन्स में आप सबको पता है कि हीट इज़ ऑलवेज अ थ्रेट फॉर पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन। सो आपने इन द एंड
आइस कॉम्प्रेसेस या कोल्ड जो मास्क होते हैं वो अप्लाई करवाने हैं, सो दैट आपका हीट का जो कांटेक्ट है वो कम से कम हो। और उसके बाद माइल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड एनवायरनमेंट माइल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑइंटमेंट राइट आफ्टर द प्रोसीजर फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 days आपने एडवाइस करनी है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में द पेशेंट कैन हैव पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, द पेशेंट कैन बी बर्न्ड एज वेल। सो जो प्रिकॉशंस मैंने आपको पहले बताई हैं, यानी लो फ्लुएंस यूज़ करना, हाई वेवलेंथ यूज़ करना, इट कैन सेव यू, और उससे पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बट इफ़ एट ऑल पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन अकर, सो यू हैव टू गिव द टॉपिकल ब्लीचिंग एजेंट्स, जैसे हाइड्रोक्विनोन है, या फिर आप एजिलिक एसिड दे सकते हैं, या माइल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, क्योंकि 3 to 4 वीक्स में पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन इवन स्टेरॉइड को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर देती है। सो दिस इज ऑल फॉर द लेजर फॉर पिगमेंटेशन। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन।